नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और आपको जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आप अधिक समय लेते हुए अब इस टॉपिक को अपने शुरू करेंगे। सिर्फ आवश्यकता है कि आप इनकी नोट्स बना लें और मैंने काफ़ी मेहनत कर इस सामग्री को आपके लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये सामग्री लिमिटेड है। और आप देखेंगे जो आजकल पेपर जो जिस तरह से चेंजिंग पैटर्न पर आ रहे हैं, पहले क्या होता था एक ही ढर्रा चलता था, वो ढर्रा अब चेंज हो चुका है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो प्रारंभ करेंगे। अपने बात करेंगे सीलुक की। सीलुक कौन थे? सीलुक गुर्जर प्रतिहार शासक थे। सीलुक ने वलमंडल के देवराज भाटी को, वलमंडल मतलब वलमंडल को प्राचीन काल में मांडवी कहा जाता था, यानी कि जैसलमेर का क्षेत्र के देवराज भाटी को परास्त किया और त्रावण या तवन क्षेत्र पर भी अधिकार कर साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जोट प्रतिहार की। जोट प्रतिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। जोट प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक था। जोट प्रतिहार यदि प्रश्न बन जाए कि प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक कौन था, तो उत्तर क्या होगा? जोट प्रतिहार। कक की बात कर ले। कक ने भाटी वंश की राजकुमारी पद्मनी से विवाह किया। यह व्याकरण जो कक था वह व्याकरण ज्योतिष में माहिर था और एक कवि भी था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाउक की। बाउक ने 837 ई में मंडोर के विष्णु मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई। यह प्रशस्ति गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, यदि प्रश्न बन जाए कि बाउक की प्रशस्ति किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली को जानने में। अब बात कर लेते हैं भीनमाल जालोर शाखा की बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहारों की। प्रतिहारों ने चावड़ों को पराजित कर उनसे जालोर और भीनमाल का क्षेत्र छीन लिया और वहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत की। ठीक है, और भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। भीनमाल के प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। यदि प्रश्न बन जाए कि भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में जानने का स्रोत क्या है, तो ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, प्रसिद्ध कवि राजशेखर के ग्रंथों से भी भीनमाल के प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। नागभट्ट प्रथम को नागवलोक भी कहा गया है तथा उसके दरबार को नागवलोक दरबार कहा गया है। नागभट्ट प्रथम को नारायण की मूर्ति राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण और इंद्र का दंभ यानी कि उसके घमंड को चूर करने वाला या नाशक बताया गया और मल्लेच्छ नाशक भी कहा गया है। यदि प्रश्न बन जाए कि शासक को मल्लेच्छ नाशक कहा गया है या राम का प्रतिहार कहा गया है, इंद्र का दंभ चूर करने वाला किस गुर्जर प्रतिहार शासक को कहा गया, तो उत्तर क्या होगा? नागभट्ट प्रथम को कहा गया। कंफ्यूज नहीं हो, नागभट्ट द्वितीय और प्रथम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नागभट्ट प्रथम के साथ आपको जाना है। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चावड़ों से जीता और भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। यदि प्रश्न बन जाए कि नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को किससे जीता, तो नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चावड़ों से जीता। किससे जीता? चावड़ों से। और भीनमाल को यदि प्रश्न बन जाए कि जालोर के भीनमाल को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया, तो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने आबू जालोर आदि को जीतकर प्रथम राजधानी तो भीनमाल थी और दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को बनाया। पहली राजधानी भीनमाल, दूसरी उज्जैन। नागभट्ट प्रथम के समय सभी राजपूत वंश गुहिल वंश, चौहान, परमार, चंदेल आदि उसके सामंत के रूप में
कार्य करते थे। यदि प्रश्न बन जाए कि किस गुर्जर प्रतिहार के शासन काल में चंदेल, चालुक्य, प्रतिहार, सिसोदिया आदि किसके, चालुक्य आदि किसके अधीन, सामंत के अधीन में, किसके अधीन सामंत के रूप में कार्य करते थे, तो उत्तर क्या होगा, नागभट्ट प्रथम। संस्कृत महाकाव्य शिशुपाल वदम के रचनाकार माघ भी भीनमाल के निवासी थे। ग्वालियर लेख के अनुसार, ग्वालियर लेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों को पराजित कर, यानी कि अरबी लोगों को पराजित कर या अरबी सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक जुनैद था। यदि प्रश्न बन जाए कि नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरबी शासक कौन था, जुनैद था। इसकी पुष्टि बिलादुरी, इसकी पुष्टि बिलादुरी की पुस्तक फुतूल बुल्दान से होती है। फुतूल बुल्दान से होती है। ठीक है साथियों। हांसोट अभिलेख के अनुसार, हांसोट अभिलेख के अनुसार समकालीन अरब शासक, हांसोट अभिलेख के अनुसार समकालीन अरब शासक जुनैद के नियंत्रण से बड़ौद को छीनकर, हांसोट अभिलेख के अनुसार उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के जो नागभट्ट थे, इन्होंने जुनैद से बड़ौद का क्षेत्र छीन लिया और अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और भरतवट को वहां का शासक नियुक्त किया। मतलब चौहान भरतवट को वहां का शासक नियुक्त किया। नागभट्ट प्रथम ने पश्चिमी भारत में अरबों से रक्षा की, पश्चिमी भारत से अरबों की रक्षा की। अमोघ वर्ष प्रथम के, अमोघ वर्ष कौन थे, राष्ट्रकूट शासक थे। क्या थे, राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक के संजन ताम्रलेख से, संजन ताम्रलेख का जो कि 871 ईस्वी है, 71 ईस्वी का है, के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश दंतेल दुर्ग ने उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, महायज्ञ। इसका प्रतिहार किसको नियुक्त किया था, इसका प्रतिहार बलपूर्वक द्वारपाल का कार्य करने के लिए किसको नियुक्त किया था, प्रतिहार या द्वारपाल का कार्य करने के लिए दंती दुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को नियुक्त किया था। ठीक है। अब कुकुस्त की बात कर लेते हैं। कुकुस्त को ककुक भी कहा गया है, कुकुस्त को ककुक भी कहा गया है। कुकुस्त ने मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। राजस्थान में 3 विजय स्तंभ है। प्रथम विजय स्तंभ की स्थापना समुद्रगुप्त ने भरतपुर में की थी। समुद्रगुप्त ने भरतपुर में स्थापित किया था पहला विजय स्तंभ। दूसरा महाराणा कुंभा, जो उन्होंने सारंगपुर जीत के पश्चात चित्तौड़ में स्थापित किया। और दूसरा ही है, और तीसरा महाराणा कुंभा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। वत्सराज ने भीनमाल में, वत्सराज को भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वत्सराज देवराज व भूदेविका का पुत्र था। ठीक है। वत्सराज ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। ठीक है। और यह त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला, यह त्रिपक्षीय संघर्ष 150 वर्षों तक चला। ठीक है। कन्नौज को लेकर हुआ था। राजपूत महाराष्ट्र के थे, जो कि दक्षिण से थे, और दक्षिण की पहली शक्ति जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, वह कौन सी शक्ति थी, राष्ट्रकूट। ठीक है। पूर्व में बंगाल पाल वंश, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश, पूर्व में बंगाल का पाल वंश, यानी कि तीनों वंश ही है, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट। तीनों वंश कन्नौज को लेकर, कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर तीनों वंश आपस में टकरा गए। इसी से त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ, जो लगभग रुक कर 150 वर्षों तक चलता रहा। अंत में अंतोगत्वा कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार अधिकार जमाने में सफल हुए। कन्नौज को कुश स्थल भी कहा गया है, कुश स्थल भी कहा गया है, और महोदय नगर भी कहा गया है। दोनों नाम कन्नौज के हैं। यदि पूछ ले कि कन्नौज को कुश स्थल
किस ग्रंथ में कहा गया? तो उत्तर क्या होगा? हर्ष चरित्र। ठीक है। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय होती है। यदि प्रश्न बन जाए कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय होती है? उत्तर क्या होगा? वत्सराज के समय होती है। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध वंश इंद्रायुध व चक्रायुध का शासन था। शक्तिहीन वंश था। जब कोई व्यक्ति या कोई शासक कमजोर होता है तभी उससे कोई दूसरा पक्ष आक्रमण करने की गुस्ताखी करता है। यदि पक्ष शक्तिशाली हो, यदि शासक मजबूत हो, तो कोई निसंदेह आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करता। किंतु उस समय शक्तिहीन आयुध वंशी भाइयों चक्रायुध और इंद्रायुध का शासन था और दोनों भाई आपस में गृहयुद्ध में संलिप्त थे। इसका पूरा फायदा वत्सराज ने उठाया और उन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष का आगाज कर दिया। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का आगाज गुर्जर प्रतिहार शासकों ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण की बात करें तो इसमें प्रथम चरण में कौन कौन थे? वत्सराज प्रतिहार शासक, ठीक है, धर्मपाल पाल शासक और ध्रुव राष्ट्रकूट शासक। ठीक है। वत्सराज ने कन्नौज पर शासित इंद्रायुध को हराया व पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित कर वहां पर अधिकार जमा लिया। गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख वाणी डिंडोरी के अभिलेख के अनुसार वत्सराज को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजय का सामना करना पड़ा। मतलब देखो यहां पर यह है कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, जिसे धारावर्ष भी कहा जाता है, धारावर्ष भी कहा जाता है, ठीक है, से वाणी डिंडोरी अभिलेख के अनुसार, मतलब गोविंद तृतीय राधनपुर अभिलेख के अनुसार जो गोविंद तृतीय का था और वाणी डिंडोरी के लेख के अनुसार राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। वाणी डिंडोरी रागनपुर व अमोघवर्ष प्रथम के संजन ताम्रपत्र से त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यदि बात करें कि कहां से त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी मिलती, तो राधनपुर वाणी डिंडोरी व संजन ताम्रपत्र से हमें त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी मिलती है। वत्सराज को रणहस्तिन या हाथियों का युद्ध का हाथी भी कहा गया है। वत्सराज को रणहस्तिन यानी कि युद्ध का हाथी भी कहा गया है। वत्सराज के समय उद्गोतन सूरी ने कुंबलेमाला नामक ग्रंथ की रचना की। कुंबलेमाला नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से मरु भाषा भी एक प्रमुख भाषा के रूप में मरु भाषा का भी उल्लेख है। वत्सराज था वह शैव मत का अनुयायी था। वत्सराज था वह शैव मत का अनुयायी था, ठीक है। वत्सराज ने ओसिया में एक सरोवर तथा महावीर मंदिर का निर्माण करवाया और यह महावीर मंदिर जो था ओसिया में, यह पश्चिम भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर था। सबसे बड़ा और प्राचीनतम जैन मंदिर था। ओसिया के मंदिर प्रतिहार कालीन है। पूछ लेते हैं, और प्रतिहार कालीन मंदिरों के जो मंदिर है वह महामारू शैली में बने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मंदिर है किस शैली में बने? महामारू शैली में बने। ओसिया सूर्य व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार भुवनेश्वर अपने मंदिरों विशेषकर लिंगराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ओसिया भी अपने जैन मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि महामारू शैली में बने हैं। ओसिया में सचिया माता या ओसिया माता का मंदिर है, ठीक
ठीक है। ओसिया जो माता है वह जैन, ओसवाल जैन होते हैं, उनकी कुल देवी है, ठीक है। वसराज के शासनकाल में वली प्रबंध, वसराज के शासनकाल में वली प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया, जिसमें सती प्रथा, नियोग व स्वयंवर के बारे में जानकारी मिलती है। जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से यह पता चलता है कि चौहान शासक दुर्लभराज वत्सराज का सामंत था। यदि प्रश्न बन जाए कि किस ग्रंथ से यह पता चलता है कि चौहान शासक दुर्लभराज वत्सराज का सामंत था, तो जैनक के पृथ्वीराज विजय से इस बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी, आप दिन पर दिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक दिन में विद्वान नहीं बनता, मैं हर बार यही कहता हूं। बस आप दृढ़ संकल्प लेते हुए रात दिन मेहनत करते रहिए, 1 साल की मेहनत, उसके बाद जीवन भर आराम। क्यों ना आप संघर्ष प्रारंभ कर दे, वो मेहनत प्रारंभ कर दे जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपके सपनों को एक ही झटके में साकार कर दे। क्यों सालों साल हम इंतजार करें, है ना। एक कहावत है ना, अब पश्चात क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बाद में अपने को पछताने का मौका ही ना मिले, आपने उस एक ही झटके में अपने सपने को साकार कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। मैं हर बार बोलता हूँ, मेरी ताकत आप लोग ही है, आप लोग ही मेरी ताकत है। और आपके लिए मैं निस्वार्थ भाव से 365 दिन वर्ष के 2400 घंटे अवेलेबल हूँ। मैंने अपने नंबर भी यहाँ शेयर किए हुए। यदि किसी साथी को लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, सेकंड ग्रेड के पेपर बिल्कुल नज़दीक है, रीट की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जानकारी चाहिए, जो भी चाहिए, मार्गदर्शन के लिए सदैव समर्पण से खड़ा हूँ। क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों, इतिहास के विद्यार्थियों का कल्याण ही सर्वप्रमुख विचार और प्रमुखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करते रहे, ऊर्जावान बने रहें और अपने गोल को अचीव